हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गति और गति से संबंधित प्रश्न। लगभग गति से संबंधित हम प्रश्न कर चुके हैं। अब जो प्रश्न गति और बल को मिलाकर आते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। फिर गति संवेग के प्रश्नों की बात करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको बल, ऊर्जा, संवेग, त्वरण इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो आज के विषय लेकर आए हैं हम बल। पहले बलों के बारे में जानेंगे और जिन बलों पर चैप्टर डिटेल में है उन बलों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज बल को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके इंडिविजुअली सारे बलों को पढ़ेंगे। देखिए, बल बल या फोर्स क्या है बल, इस बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। साथ ही वेब पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। आने वाली परीक्षा लेखपाल, पुलिस और टीचर भर्ती में आप अपना योगदान दे सकते हैं या अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अब आता है बल। अगर हम बल की बात करें, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था स्टेट ऑफ यूनियन मोशन इन स्ट्रेट लाइन को परावर्तित कर सकता है। या हम कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर सकता है। फोर्स इज ए पुश और पुल। याद रखेंगे, पुश पुल। उदाहरण, खेल के मैदान में स्थिर रखी हुई फुटबॉल को पैर से किक मारकर यानी बल लगाकर गतिशील बनाया जाता है। दूर से तेजी से आती हुई फुटबॉल को हाथ से पकड़कर बल लगाकर रोका जाता है, जिससे अब देखिए यहाँ पर रोका जाता है। मैंने बताया जब फुटबॉल यानी गोलकीपर बॉल को रोकता है तो वो अपने हाथ पीछे की ओर लेके जाता है। ये गति के किस नियम के कारण करता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर समझ में नहीं आता तो गति के समीकरण की वीडियो आप जरूर देखें, जिससे वह गति शून्य हो जाए। इसके अतिरिक्त बल लगाकर किसी वस्तु की आकार व साइज भी बदले जा सकते हैं। जैसे टमाटर को हथेलियों के बीच जोर से दबाने पर वह पिचक जाता है और इस प्रकार उसकी आकृति व आकार दोनों बदल जाते हैं। अब बलों के बाह्य रूप, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ फोर्स। तो देखिए, पहला आता है अट्रैक्शन। क्या होता है, इसमें बिना किसी लगाव के एक दूसरे की ओर खींचते हैं। जैसे दो असमान ध्रुवों को एक दूसरे के बल एक दूसरे का आकर्षण बल है। अब देखिए, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर दोनों बल असमान होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। लेकिन अगर दोनों बल सेम होंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सिमिलर फोर्स अपोजिट फोर्स होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित। और अगर सिमिलर होंगे तो क्या करेंगे, रिपल्सिव। तो इस माध्यम से समझ सकते हैं इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रतिकर्षण, इसमें देख सकते हैं यह आकर्षण का विपरीत है, किंतु एक वस्तु में बिना किसी लगाव के वस्तु को दूर धकेलता है। जैसे कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया है कि दो समान ध्रुव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं कर्षण। ये जिसे कहते हैं हम पुल। कर्षण मतलब पुल। जब खींचना किसी माध्यम के सहारे होता है तो बल कर्षण बल कहलाता है। जैसे किसी धागा या दृढ़ माध्यम का सहारा लेता है। आपने देखा होगा किसी चीज़ को खींचते हुए, किसी रस्सी या किसी उससे भारी सामान को ऊपर उठाने के लिए क्रेन के द्वारा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुल। जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है, पुल। यहाँ पर आप पुल के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये जो बच्चा है, अगर आप इसकी बात करें तो इसके द्वारा लगने वाला बल है पुश। ये क्या है, पुश। जबकि ये जो बल लगा रहा है ये लगा रहा है पुल। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लगा रहा है पुश और ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, पुल। ये क्या कर रहा है, पुल। ठीक है, अगर किसी चीज़ में पीछे से धक्का लगाएंगे या पकड़ कर धक्का लगाएंगे तो वो कहलाता है पुश, और किसी चीज़ को पकड़ कर खींचेंगे तो वो कहलाता है पुल। अब आता है अपकर्ष यानी कि पुश। मैंने बताया जब कोई ढकेली जाती है तो उस बल को दृढ़ सहारा ले। अब आता है तनाव। तनाव किसी खिंचाव लगने से रस्सी, तार या धागे में जो तनाव उत्पन्न होता है उसे तनाव या आतति कहते हैं। आप देखिए, ये एक धागा है,
इस धागे पे मैंने एक भारी चीज़ लटका दी, तो इस धागे में क्या आ जाएगा, टेंशन यानी तनाव। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोप है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तनाव। अब आता है दाब। तो देखिए दाब की बात करें, थ्रस्ट, दाब यानी अधक्कन। यदि एक क्षेत्र पर, ये अधक्कन नहीं है, अधिकांश, अधिकांशतः यदि एक क्षेत्र पर विस्तृत हो तो उसे क्या कहते हैं, दाब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ड्रैग हो रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर, और ये क्या है, वेट, वेट इसे नीचे की ओर कर रहा है, और लिफ्ट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। और इधर जो काम कर रहा है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट। ऐसे ही जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लेकर जाता है, इसे थ्रस्ट, क्योंकि ये जितना बल सामने की ओर लगा रहा है, थ्रस्ट इस पर उतना ही बल कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में उपस्थित फोर्स, चार प्रकार के बल पाए जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण पहला बल आता है, गुरुत्वाकर्षण बल, आप देख सकते हैं। देखिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर भी समझना होगा। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक होती है ग्रेविटी, तो जो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये है ग्रेविटी, जिसमें पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, ये कहलाती है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के सरफेस के करीब में जो बॉडी होती है उसको अपनी ओर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्ट ऑफ टू बॉडीज, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू बॉडीज। तो ये कहलाता है आपका, देखिए ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है इसी चीज को। तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं पूछूंगा आपसे। अब आता है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान यानी मास के कारण ही आकर्षित करते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, यह तो सर्वविदित है, क्योंकि ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिसका पलायन वेग कम हो वो अंततः पृथ्वी पर ही गिरती है। पृथ्वी के आकर्षण को गुरुत्व यानी ग्रेविटी व किन्हीं दो कणों के बीच के प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन कहते हैं। अब आता है विद्युत चुंबकीय बल, ये भी दो प्रकार का होता है। देखिए कैसे लगता है, ये है आपकी परमानेंट मैग्नेट, और ये है बीच में इसके करंट सर्किट लगाए, ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के माध्यम से जनरेट किया गया है, तो ये कहलाएगा स्थिर वैद्युत बल। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड एक साथ काम कर रही हैं। अब देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर बल विद्युत बल कहलाता है। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच लगने वाला बल विद्युत। सजातीय लायक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय बल, अब चुंबकीय बल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक कोई भी चीज अपनी ओर को क्या करती है, आकर्षित, और जब सेम पोल होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रति। देखिए यहाँ पर देखेंगे अपोजिट फेस होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, सेम फेस होंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर ये फेस इस फेस की ओर आकर्षित होगा और ये फेस इसकी, तो इस तरीके से इनमें एक दूसरे के प्रति रिपेल यानी रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटेशन, ठीक है। देखिए बात करते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। नोट, किसी रस्सी में तनाव, दो गतिमान सतहों के मध्य फ्रिक्शन, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, पृष्ठ तनाव, सभी मूल रूप से क्या हैं, चुंबकीय बल। अब आता है ध्रुवीय नाप की बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अप्रोचिंग न्यूक्लियन, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है, देखिए यह बल रेडियो सक्रियता के दौरान पी कण के उत्सर्जन, अब रेडियो कण में कौन से पी कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं, ये लघु जीवन काल वाले प्राथमिक कणों के बीच लगने वाला बल है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 25 कैसे है, 10 की घात 25 गुना भारी होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं,
प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग में देखिए स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल होता है तो क्या कर लेता है, बाउंड कर लेता है, एक तरीके से क्या कर लेता है आपस में, बाउंड। तो ये देखिए न्यूक्लियन और ये आपस में क्या होते हैं, एक तरीके से यहाँ पर क्लोज्ड होते हैं और सेंटर में रहते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक वैक्यूम में क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह बल अति लघु परास बल है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। बल का आवेग संतुलित, असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल प्रबल बल के अंतर्गत आते हैं। ये बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण से 10 की घात 38 गुना, स्थिर विद्युत बल से 10 की घात 2 गुना और दुर्बल से 10 की घात 13 गुना। तो आप यहां पर देखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे कमजोर तो ग्रेविटेशनल, इससे पावरफुल, तो इससे पावरफुल कौन सा है, स्थिर विद्युत बल। तो यहां पर विद्युत बल आ गया। विद्युत बल से दुर्बल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय से प्रबल। तो सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय बल, और सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये चीज याद रखेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा जाए। अब आता है बैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों से वस्तु की आकृति बदल जाती है। आप देखेंगे संतुलित बलों से वस्तु की आकृति नहीं बदलती। ठीक है, तो ये बदल जाती है, इसकी जगह लिखेंगे नहीं बदलती। असंतुलित बलों से आकृति बदलती है। तो आप देखेंगे क्या होगा, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो क्या लग रहा है, संतुलित। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से बैलेंस रहेंगे। नेक्स्ट, फिर आता है उदाहरण। यदि एक गुटके को दोनों तरफ समान बल विपरीत दिशा में खींचा जाए तो गुटके में कोई गति नहीं होती। गुटके पर लगे संतुलित बल कहलाते हैं। अन्य उदाहरण तराजू, और वो भी कैसा, बिना बाहर के। अगर आप तराजू देखें तो तराजू कुछ इस तरीके से होती है, और अगर इस तरीके से तराजू होगी तो ये अगर बिना वेट के है, तो बिना वेट के अगर तराजू होगी तो कैसी होगी, तो वो संतुलित अवस्था में होगी। अब आता है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी सूर्य शून्य हो, यानी कोई भी रिजल्टेंट ना हो, तो उनको असंतुलित बल कहते हैं। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन मोशन। तो देखें अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए यहाँ एक सिंगल यूनिट है तो ये कम बल लगेगा, इसके द्वारा दोनों के द्वारा क्या ज़्यादा बल लग रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा, असंतुलित। ऐसे ही इसका 75 न्यूटन से बल लगाया, इसने कितने, 125, तो बल किस ओर ज़्यादा लगेगा, बल इस ओर ज़्यादा लगेगा। रस्साकसी के एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्से तथा कमजोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्सी पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। उदाहरण, तराजू का पलड़ा भारी होना। अगर तराजू पर कोई वजन रख दिया जाए तो एक पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी। अब आता है घर्षण बल। देखिए बात करते हैं घर्षण बल की। कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है तो ये उनके मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये व्यक्ति दरवाजे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब ये फोर्स लगा रहा है, यानी मोशन की डायरेक्शन ये है, तो इस दिशा में इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा है और फोर्स है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। आप देखेंगे ये इस तरफ खींच रहा है, यानी ये तो पुश कर रहा है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर ये पुल कर रहा है। अब ये पुल कर रहा है और पुल करते हुए ये अपनी ओर बल लगा रहा है, तो इसमें इधर की ओर बल लगेगा। तो याद रखेंगे पुश और पुल में नीचे बॉडी क्या करती है, अपोजिट में एक बल लगाती है। यह एक संपर्क बल है जो संपर्क में आई सतहों के बीच गति की दिशा के विरुद्ध दिशा में लगता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में होती है। वास्तव में जब एक वस्तु का तल किसी अन्य वस्तु के तल पर फिसलता है तो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर घर्षण बल लगाती है जो कि वस्तुओं के संपर्क तल के बराबर होता है। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था जो चप्पल के घिसने का कारण होता है वो घर्षण बल होता है।
चप्पल के घिसने का कारण क्या होता है? घर्षण बल। अब आता है देखिए स्थैतिक घर्षण बल। क्या होता है स्थैतिक घर्षण बल? तो आप देख सकते हैं स्थैतिक घर्षण बल में देखिए इज द अपोजिंग फॉर रिसिटिंग फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। दो सतहों के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थायित्व। ठीक है, एक जड़ फ्रिक्शन जिसको कहते हैं जड़ घर्षण। तो देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाए तो गति की अवस्था में आने से पहले वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह स्वतः समायोजित बल होता है व आरोपित बढ़ने के साथ ये बढ़ता जाता है। अब आता है सीमांत घर्षण, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब एक वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्टैटिक घर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? सीमांत। जहां ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी मैक्सिमम पावर लगानी पड़ जाए, तो वहां होगा ये सीमांत घर्षण बल। बढ़ते हैं आगे, गतिज घर्षण बल यानी काइनेटिक। जब एक बार गति प्रारंभ हो जाए तो तलों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है व एक समान गति बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल। आपने देखा ये मेढक यहाँ पर फिसल रहा है या ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? गति। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये मूव कर रही है तो मूव करते हुए कौन सा लग रहा है? गतिज। तो ये याद रखेंगे। नेट क्या होता है? अप्रॉक्स और प्लस काइनेटिक। ठीक है, गतिज बल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लोटनिक यानी बेलनाकार या बेलन घर्षण, रोलिंग, फ्रिक्शनल। तो यहाँ पर ये आप सही कर लेंगे, ये है फ्रिक्शन, सी है ये, तो इसे सी पढ़ें। फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिक या गतिक घर्षण बल, तो इसको भी सही कर लेंगे, ये है गतिक घर्षण। क्या है? गतिक घर्षण। ठीक है, के तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस रोलिंग व्हील पर अब ये इस डायरेक्शन कर रहा है, इसमें घर्षण बल कहाँ लग रहा है? ऐसे ही रोलिंग फ्रिक्शन अगर देखेंगे, कोई 1000 की बॉडी है तो एफ फ्रिक्शन अगर हमें निकालना होगा WV माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो सब्सटीट्यूट एफ आर इक्वल टू 426 न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट भी आप करेंगे और कैलकुलेट कर कर इसको आप किस में देंगे? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अब आता है देखिए सारे ही ये जो फॉर्मूले हैं ये किसके हैं? फ्रिक्शन। अब आता है सर्पी घर्षण बल, तो यहाँ पर इसे सही कर लेंगे, ये है सर्पी घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल? सर्पी या स्लाइडिंग। देखिए फिसलना, अब जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु पर सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। यहाँ पर ये जो घर्षण बल होता है लोटनिक से अधिक होता है। तो आप देखेंगे जैसे ये बर्फ़ पर स्केटिंग करते हुए, ये स्केटिंग, ये मैदान में फिसलते हुए, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो एक मशीन होती बच्चों के खेलने वाली, इस पर फिसलते हुए। ठीक, तो याद रखेंगे तीनों में ये रिलेशन भी आ जाता है। स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होता है, सर्पी घर्षण बल ज़्यादा होता है और लोटनिक सबसे कम होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु को लुढ़का कर जब बड़े बड़े सामान को चढ़ाया जाता है तो वस्तु पर कैसे चढ़ाया जाता है? लुढ़का कर। घर्षण को कम करने की विधियाँ तो आप देखेंगे पॉलिश द्वारा। कैसे देखेंगे? पॉलिश द्वारा। किसी वस्तु की सतह पर एक विशेष प्रकार की पतली परत फाइन लेयर लगाने को पॉलिश करना कहते हैं। ये पदार्थ की सतह को प्रक्षेपणों के बीच स्थान में भर दिया जाए, चिकनी हो जाती है और घर्षण कम हो जाता है। रगड़ कर भी चिकना कर इसके घर्षण को कम किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑयल भर दिया जाता है या ग्रीसिंग की जाती है और यहाँ पर देखेंगे रगड़ कर इसे चिकना कर दी। दूसरा होता है स्नेहक। जब संपर्क में रखी दो सतहों के बीच स्नेहक जैसे तरल या ग्रीस का डाल देते हैं तो ये संपर्क तल रहने वाले सतहों के बीच पतली परत के रूप में फैल जाता है। यह दोनों सतहों का सीधा संपर्क नहीं हो पाता तथा घर्षण काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं
ऑयल देखते हैं बेयरिंग के ऊपर या ग्रीसिंग देखते हैं, और दूसरा स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड के ऊपर अगर पाउडर डाला जाता है तो वो घर्षण को कम करने के लिए डाला जाता है। उचित पदार्थ के प्रयोग, घर्षण को के मान पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कंक्रीट व रबड़ के बीच घर्षण बल का मान कंक्रीट व लोहे के बीच घर्षण बल के मान से अधिक होता है। इसी कारण वाहनों के टायर रबड़ के बनाए जाते हैं। फिर आता है बॉल बेयरिंग द्वारा गत्यात्मक घर्षण को अपेक्षा लोटनी घर्षण काफ़ी कम होता है। तो मशीन में टूट फूट को कम करने, घर्षण के विरुद्ध ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए मशीनों में घूमने वाले भागों के बीच स्टील की छोटी छोटी ठोस गोली रख देते हैं, जिनको बॉल बेयरिंग कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये साइकिल के पहिए के भी बॉल बेयरिंग देख सकते हैं, ये बेयरिंग का शेप देख सकते हैं। क्या होता है, रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ यूजिंग रोलर बॉल bearing, change the surface material that are the touching using lubricant like motor oil, wax or grease, rolling object instead of sliding them, create the cushion of air like hovercraft और एयर हॉकी टेबल। तो आप इन तरीके से के प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है तरल घर्षण। द्रव गैस में गतिमान वस्तुओं में भी घर्षण बल कार्य करता है। उल्कापिंड हवा के घर्षण के कारण उत्पन्न गर्मी के कारण चमकती है। ठोस घर्षण के विपरीत तरल घर्षण वस्तुओं की आकृति पर निर्भर करता है। इसलिए मछलियों का एक विशेष आकार होता है व तेज गति से चलने वाले वायुयान व गाड़ियों भी मछली के समान आकृति प्रदान करके रखी की जाती है। अब देखा होगा वायुयान को भी कौन सी आकृति दी जाती है, लगभग मछली के शेप में, जिसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। तरल घर्षण बल के मान में वृद्धि के साथ साथ तेजी से बढ़ता है। अधिकतर को अधिक तेजी से चलाया जाए तो बढ़े हुए तरल घर्षण के प्रभाव के कारण निरस्त करने से ईंधन की खपत अधिक होगी। अगर घर्षण बल ज़्यादा होगा तो ईंधन की खपत क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए निर्माता 40.45 यानी 40 से 45, इसको सही कर लेंगे, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाहन चलाने का परामर्श देते हैं। आपने अक्सर मेलों में मौत के कुएं का खेल देखा होगा। किस प्रकार बाइक या कार माध्यम से भयानक करतब दिखाए जाते हैं। क्या आपने सोचा यह वाहन चालक गिरते क्यों नहीं? इसी प्रकार गोल घूमते हुए झूले पर लोग कई प्रकार और चले जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जिसे बल कहा जाता है, और इसी बल पर जो वृत्ताकार बल होते हैं इन पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल पर चर्चा करेंगे। जो अंदर की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, जो बाहर की ओर लगता है उसे अब अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल पर चर्चा और इनके एग्जाम्पलों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के क्वेश्चन बल आपको कैसा लगा? दूसरी चीज, बलों को जो घर्षण बल हैं उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, संतुलित बल का कोई एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे प्रबल बल कौन सा होता है। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।